अस्सलाम वालेकुम। कैब 1 लेक्चर 106 स्टार्ट हो गया जी हमारा। हमने क्वेश्चन 8 कर लिया था। चलो, वो मैंने उन्हें कहा भी था तस्वीर मुझे चाहिए, लेकिन वो नहीं लाए। तो चलें, अब 8 जो सॉल्व किया था अब वो तो ना रहा। 8 ए और बी करते हैं, ठीक है जी। चलें जी, 8 ए करते हैं। 8 ए के अंदर, बल्कि 8 ए भी पहले आप ही करते हैं, क्योंकि आपने 8 भी पहले आपने ही किया था। क्या ख्याल है? बस वो कोई नहीं, खैर थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती पहली बार में तो, लेकिन वो गलतियां की हुई इंशाल्लाह ज़िंदगी भर याद रहेंगी। ठीक है, शुरू करें। शाबाश। आपके पास 1 मिनट है। चलो 1.5 मिनट वक्फे में कर लिए। मैंने कहा था ये ट्राई करना। ओ नो, चलें फिर मिलके ही करते हैं। पैट गिवन है जी, पैट। इसको ना 0.7 कर देना, इसको 70% ना कर देना। ऑलरेडी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। पिछले सवाल और इस सवाल में फर्क ये था, टैक्स रेट 30% फिर भी गिवन है। उसके बाद वेटेड एवरेज शेयर्स भी गिवन है। फिर 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। ये 200 नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं या रुपीज हैं? बस ये ध्यान से पढ़ना है आप, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ था? 9% कन्वर्टेबल डिबेंचर्स ऑफ ₹2 मिलियन। तो ये लोन की अमाउंट थी, रुपीज अमाउंट थी। ये क्या था? ये अमाउंट थी। अमाउंट कैसे निकला करती है? नंबर ऑफ डिबेंचर्स, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इनटू फेस वैल्यू। आपके लिए बस फेस वैल्यू, ठीक है ना। तो ये क्या है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू उसने सवाल में नहीं दी थी, हमें चाहिए भी नहीं थी, क्योंकि हमें तो अमाउंट चाहिए होती है जिस पर हमने इंटरेस्ट रेट लगाना होता है। तो हमें अमाउंट मिल गई थी, ठीक है। फर्क है ना, फर्क ध्यान से देखते जाएं। इस सवाल के अंदर उसने हमें 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स बोल दिया। तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, ये अमाउंट नहीं है, ये क्वांटिटी है। ये क्या है? ये क्वांटिटी है। नंबर ऑफ डिबेंचर्स किसे कहते हैं? क्वांटिटी को ही तो कहते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी उसने दे दी हमें, नंबर ऑफ डिबेंचर्स दे दी उसने, और कह रहा है ऑफ ₹1000 ईच। ये इसकी फेस वैल्यू, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, अगर सवाल में हमें इंटरेस्ट निकालना पड़े इस डिबेंचर, इन बॉन्ड्स का, तो हमें पहले 200 को 1000 से मल्टीप्लाई करके रुपीस में डिबेंचर की, लोन की अमाउंट निकालनी पड़ेगी। बच्चे क्यों कम है यार? इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है। एक क्लास हफ्ते में एक्स्ट्रा रखिए आप लोगों की, तो उनसे पूछो जो 3 दिन आते हैं और 2 दिन आते हैं हफ्ते में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने कहा भी है, और फिर आधी क्लास भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। ना आज अपलोड करना, बस छोड़ो इसको। हंस क्यों रहे हो? अब मैं क्या करूं, औलाद नाफरमान होए कि बंदा छड़ देता है। अच्छा जी, 200 नहीं निकालते 200 मैं नहीं निकालता। मैं यहीं पे रखूंगा और पिटाई करूंगा और उल्टा लटका दूंगा। कल आएंगे ना इंशाल्लाह। आज ये ज़रा हाजिरी लगा देना मुझे, एक सफ़ा में सर्कुलेट करता हूँ ना, उसके अलावा वालों को कल घुसने नहीं देंगे, इतना टाइम भी नहीं ना होता। 200 कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 3% पर एनम। ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू, अच्छा अभी तो देखो आपका ये जो कन्वर्जन वाला मामला है ना जी, ये जाकर आएगा जब आपने निकालना है डायल्यूटेड ईपीएस। वैसे तो इस सवाल में निकालना ही है, क्योंकि बेसिक तो 1 मिनट में निकल जाना है, लेकिन तरतीब तो बनाए ना। तो आपसे कहा गया है बेसिक एंड डायल्यूटेड ईपीएस निकालो। तो पहले आपने बेसिक निकालनी है। तो कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट आपने नहीं देखना कि है भी सही कि नहीं, क्योंकि आपके पास बेसिक ईपीएस में अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर चाहिए होती है आपको, और आपको ऑर्डिनरी शेयर्स चाहिए होते हैं, नंबर जो शेयर्स इश्यू हो चुके किसी भी तरह से, मुफ्त में, पैसों के, तोड़कर ज़्यादा हो गए या जोड़ के कम हो गए, जो भी शेयर्स का चेंज है ऑर्डिनरी शेयर्स का, वो आपने देना होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन कौन सा है जी? 8। तो क्वेश्चन नंबर 8A आ गया जी। इसमें आपने निकालनी है बेसिक ईपीएस स्टेप 1 में, ठीक है जी। साल जो भी है एक ही साल है। तो आपने अर्निंग्स एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर देनी है, जो कि होती हैं पैट माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या सवाल में कोई इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड है? नहीं है। तो बस फिर ये जो पैट है कितना गिवन है? 100,000। यही आपका
जो है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को एट्रीब्यूटेबल है। डिवाइड करते थे आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स से, जिसके ऊपर आप 3-4 दिन लगे रहे, क्या कुछ सीखा आपने आहिस्ता आहिस्ता करके, अब वो इसी तरह से ही है। लेकिन इन सवालों में चूंकि आपको नई चीज़ सिखाई जा रही है तो दूसरी साइड को एक साइड पे कर दिया गया कि वो सीधा सीधा रख दिया गया, पर स्टार्टिंग पॉइंट तो फिर भी क्या चीज़ है, बेसिक ईपीएस। तो इसलिए आपको पैट भी चाहिए, एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जो होता है, लेस करके इरेडीमेबल का डिविडेंड, और वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स भी चाहिए, इससे आगे ही डायल्यूटेड शुरू होगी। ठीक है, पर्चे वाला सवाल ऐसा नहीं होता। पर्चे वाले सवाल में तो आपको बेसिक की काम वर्किंग करके फिर डायल्यूटेड की तरफ जाना पड़ता है। तो ये दोनों काम इकट्ठे करेंगे इंशाल्लाह, हम उम्मीद है आज की क्लास में ही कर देंगे, देखेंगे। ठीक है, फास्ट पेपर पे पहुंच गए तो जी। अब नहीं, यही है, यही, वो तो मैं वैसे बताया था जी। तो पैट ओवर नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 50,000, तो 50,000 शेयर्स, ये वेटेड एवरेज शेयर्स उसने खुद ही निकाल के दिए हैं सवाल में। आपका आंसर आ गया ₹2 पर शेयर, ये आपकी बेसिक ईपीएस आ गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में आपने निकालनी होती है डाइल्यूटेड ईपीएस। अब ये जो है वो इस तरह से नहीं निकालते आप, इसके लिए मैंने कहा था ज़रा अंग्रेज़ी किस्म की वर्किंग कर लेते हैं आप। ठीक है, अंग्रेज़ी वर्किंग में आपने यही न्यूमिनेटर लेना है और यही डिनोमिनेटर लेना है और इनको ही डिवाइड करना है, लेकिन उसमें पहले एक वर्किंग करनी पड़ती है। तो न्यूमिनेटर में जो चेंज है वो अलग निकालेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, फिर डिनोमिनेटर में जो चेंज होगा अलग निकालेंगे, यहाँ पे ले आएंगे, और बहरहाल दिस डिवाइडेड बाय दिस इज इक्वल टू दिस। और ये वाली जो ईपीएस है ये बेसिक से शुरू होकर डाइल्यूट होती चली जाएगी, यानी हर वो इंस्ट्रूमेंट का असर हम लेंगे जो आपकी इस बेसिक ईपीएस को कम करे, डाइल्यूट करे, कम करे। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट वही है बेसिक ईपीएस, तो वो मैं लिख लूंगा 100,000 न्यूमिनेटर है और 50,000 डिनोमिनेटर है। ठीक है जी, और यहाँ पे आपने करना क्या है पता है ना, आप इसको अगर ए कह दें, इसको बी कह दें, ये कहा, ये मैं लिखा नहीं करूँगा लेकिन चलो आप तो कर लें। ठीक है, तो ए डिवाइडेड बाय बी करना है यहाँ पे। नज़र आ रहा है एंड वालों, ज़रा ए बी ज़रा छोटे लिखे गए, वैसे इतना एंड तक है ही नहीं आज काम, फिर भी एक दो बच्चे बैठे हैं अपनी सीट पे जी। ठीक है नहीं मारल, मतलब वो एंड पे सारे तो ना बैठे हुए। अब इसके आगे हमने वो इंस्ट्रूमेंट्स ऐड करते जाना है जो डाइल्यूटिव हों। अभी तक तो मैंने पढ़ा ही वही रहा हूँ जो डाइल्यूटिव होंगे, फिर सवाल इकट्ठे होंगे, एक सवाल में इकट्ठे होंगे, एक से ज़्यादा डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट्स आने लग जाएंगे। ठीक है, तो वो भी तरतीब इसीलिए पहले दिन से ही ये रख ली हमने कि हम वर्किंग किया करेंगे, जिस वर्किंग का नाम मैंने अभी नहीं बताया। इस वर्किंग में हमने लिया करना है चेंज इन न्यूमिनेटर, चेंज इन न्यूमिनेटर लेंगे, बिल्कुल इसको नहीं बदलना, क्योंकि ये आसान सवालों में अगर आपने काबू कर ली ये वर्किंग, तो यही सवालों के अंदर, मुश्किल सवालों में क्या होना है, इसी के अंदर एक नहीं 2 3 4 चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। जब एक के साथ आपने बस रैंकिंग का तरीका बस बताना है एंड पे जाके। ठीक है, तो चेंज इन न्यूमिनेटर, फिर चेंज इन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू टर्मिनेटर इज इक्वल टू इंक्रीमेंटल, वो ईपीएस जो मेंटल हो चुकी है उसको कहते हैं हम इंक्रीमेंटल ईपीएस। ठीक है जी, अब इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालनी है। अब आप बताएं जी, अब ये वो स्टेप है डाइल्यूटेड ईपीएस, जब यहाँ बेसिक, अभी तक मैंने बेसिक ही निकाली हुई है, कुछ और नहीं किया। अब जब ये स्टेज आए तो फिर आपने अपने सवाल में देखना है कोई कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है, कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है जो कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स हो। तो उसने कहा जी बिल्कुल 200 बॉन्ड्स ऐसे हैं जो कन्वर्टेबल हैं, बस इतना लिख दे तो मतलब समझ आएगा। और कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है, कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स ही होता है। ठीक है ना, बाय डिफॉल्ट। अच्छा, और ये 200 बॉन्ड्स जब कन्वर्ट होंगे तो हर बॉन्ड 200 शेयर्स में बदल जाएगा। तो बहुत आसान हो गया, उसने पहले नंबर ऑफ बॉन्ड्स दिए हुए हैं, तो 200 इंटू 100 करें तो कितने शेयर्स बनेंगे, हर बॉन्ड के बदले 100 शेयर्स, तो 20,000 नए शेयर्स इशू होने हैं। तो ये तो आपका डिनोमिनेटर एकदम से आ गया, लेकिन न्यूमिनेटर में भी तो एक चेंज है। वो क्या है, जब ये बॉन्ड्स शेयर्स बन जाएंगे तो फिर इन पे इंटरेस्ट भी पे नहीं होगा, तो ये सेविंग आपको मिलनी है।
लेकिन चूंकि सवाल के अंदर उसने बताया हुआ है टैक्स वाले भी 30% इनकम का हिस्सा ले जाते हैं, तो जो ये सेविंग आपको मिलेगी इससे आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन जितना प्रॉफिट बढ़ेगा उतना टैक्स भी बढ़ेगा। तो हम फिर इस इंटरेस्ट सेविंग को लिया करते हैं नेट ऑफ टैक्स। क्या करते हैं जी? नेट ऑफ टैक्स लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आए हमने लिखा क्या चीज़ है? कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं, तो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स आ गए। अब ये मैंने आपको कहा था वर्किंग करेंगे आप यहीं पर, इसी वर्किंग में आप ये चेंज निकाला करेंगे। तो न्यूमरेटर में क्या चेंज आने जा रहा है? न्यूमरेटर में इंटरेस्ट सेविंग मिलेगी। न्यूमरेटर प्रॉफिट बड़ा होता है ना, तो जब ये कन्वर्ट होके डिवेंचर या बॉन्ड कन्वर्ट होके शेयर बन जाएगा तो ये इंटरेस्ट पे अज्यूम कर रहे हैं ना कि ये शेयर हो गया, डिनोमिनेटर में शेयर में ऐड करते हैं, तो फिर ये भी अज्यूम करना है कि फिर इस पर इंटरेस्ट नहीं देना। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना पे करना था? 200 पे लगा दे 3%? नहीं, ये तो 200 डिवेंचर्स हैं, इनटू 1000 करेंगे तो जो आंसर आएगा वो है लोन की अमाउंट दरअसल, क्योंकि हर वो बंदा जो 1000 लाया था उनको उन्होंने एक पर्चा थमाया था डिवेंचर फेस वैल्यू ना इसके साथ, तो फिर 200 डिवेंचर्स के बदले कितने रुपए थमाए, कितने रुपए लोग थमा गए होंगे? 200 इंटू 1000 करो, 2 लाख रुपए की लायबिलिटी है इस कंपनी के ऊपर, जिसके ऊपर इन्होंने इंटरेस्ट देना है। और अगर ये अज्यूम कर रहे हैं कि कन्वर्ट होकर शेयर्स बन जाएंगे तो ये 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट, 2 लाख पर 3% इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसको करना क्या होता है हमेशा? नेट ऑफ टैक्स। क्या करना है जी इसको? नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, तो यहां पे हम आए, हमने लिखा 200 डिवेंचर्स हैं और हर डिवेंचर 1000 रुपए का है। अब इससे आपका वो लोन निकल आया, इस लोन के ऊपर आपने 3% इंटरेस्ट देना था। ठीक है जी, ये इंटरेस्ट तो सेव होना ही है, लेकिन साथ में टैक्स वालों ने भी आके अपना हिस्सा लेना है, तो इसको क्या कर दो? 30 है, अच्छा 70%। ठीक है जी, तो ये 70% आपने क्या किया? इसको नेट ऑफ टैक्स। ठीक है जी, तो क्या आंसर आया? 4200। ये जनाब आपका चेंज इन न्यूमरेटर आ गया। ऐसे ही ज़रा उधर चला गया, माजरत के साथ मतलब गुजारा कर लें। उसके बाद कन्वर्जन बहुत आसान थी। दूसरी चीज़ क्या देखनी है आपने? ये डिवेंचर, ये बॉन्ड या ये लोन नोट्स कन्वर्ट होके कितने ऑर्डिनरी शेयर्स बनेंगे? तो उसने कहा ईच बॉन्ड इज कन्वर्टेबल इनटू 100 ऑर्डिनरी शेयर्स। तो फिर 200 बॉन्ड्स कितने शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे? 20,000 में। ये भी आपने यहाँ पे वर्किंग शो कर देनी है। तो 200 बॉन्ड्स हैं और हर बॉन्ड 100 शेयर्स में कन्वर्ट होना है, तो यही है ना, सही लिखा है ना? तो कितना आ गया? 20,000। ठीक है जी, ओके। अब ये है इंक्रीमेंटल ईपीएस, निकल सकती है यहाँ से, चलो निकालना सीख लो, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। ये कहाँ यूज़ होनी है? ये जब मल्टीपल आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स आएंगे तो आपने ये देखना है कि कौन सा ज़्यादा डाइल्यूटिव है, पहले उसकी बारी हुआ करेगी, फिर रैंकिंग करेंगे। लेकिन फिलहाल चूंकि एक ही है तो फिर ये तो है डाइल्यूटिव ही अगर है। बहरहाल ठीक है, एक और असूल सीख लेते हैं। बताओ जी इंक्रीमेंटल ईपीएस 0.21। अच्छा, अब एक बात यहीं पे सुन लो, असूली बात। ये ईपीएस, ये इंक्रीमेंटल ईपीएस अगर बेसिक ईपीएस से कम होगी, ये इंक्रीमेंटल ईपीएस जो है अगर बेसिक ईपीएस से कम होगी तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारी बेसिक ईपीएस को डाइल्यूट करेगा। बेसिक ईपीएस को डाइल्यूट मतलब कम करेगा। तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बेसिक ईपीएस को डाइल्यूट करे, उसको हम कहते हैं डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट। क्या कहते हैं जी? ये इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपकी बेसिक ईपीएस को क्या कर रहा है? डाइल्यूट। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट को क्या कहा जाता है जी? डाइल्यूटिव। और अगर ये इंक्रीमेंटल ईपीएस आपकी बेसिक ईपीएस से ज्यादा आ जाए, मैथमेटिक्स है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का फर्क चल रहा है ना, तो अगर इंक्रीमेंटल ईपीएस बेसिक ईपीएस से ज्यादा है तो उसको ऐड करने से, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ऐड करने से आपकी बेसिक ईपीएस से डाइल्यूटिव ईपीएस तो नहीं, वो तो एंटी डाइल्यूटिव ईपीएस आ जाएगी, यानी वो तो उल्टा क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी।
तो वो फिर डाइल्यूटिव है ही नहीं इंस्ट्रूमेंट, तो फिर आपकी बेसिक ईपीएस भी वही होगी जो डाइल्यूटिव है। अगर एक ही इंस्ट्रूमेंट होता और इसकी मिसाल के तौर पे यहाँ पर आ जाता, फिगर आ जाता 3, 2.2, 2.5, यानी कि बेसिक ईपीएस से ऊपर चला जाता, तो फिर आप कहते यही बेसिक है, यही डाइल्यूटिव है, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट है कन्वर्टेबल ये कम नहीं कर रहा, ये उल्टा ज्यादा कर रहा है। हमने ज्यादा नहीं दिखाना, हमने कमी को दिखाना है, डाइल्यूशन को दिखाना है। तो यहाँ पे एक असूल तो चलो कर लेना, जब ये असल में असूल अप्लाई होने लगेगा फिर देखेंगे। फिलहाल यहाँ पे सीख लिया कि अगर ये बेसिक ईपीएस से कम है तो ये इंस्ट्रूमेंट हमारी बेसिक ईपीएस को क्या करेगा, डाइल्यूट करेगा, यानी ये डाइल्यूटिव है। ओके, डाइल्यूट मतलब कम, डाइल्यूट करेगा मतलब कम करेगा। ओके, चेक कर लो, ये ऐड करके देखो आपकी बेसिक ईपीएस इस वक्त कितनी आ रही है, 2। आप ऐड करके देखो इसको, न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को ऐड करो, ये डिसाइड हो गया ना कि ये इससे कम है तो ये डाइल्यूट करेगा। आप देख लो कितना डाइल्यूट कर रहा है, तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर को ऐड करो, कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अब ये फिगर पहले यहां पे तो हमने टेस्ट लगा के देखा कि ये डाइल्यूटिव है कि नहीं है। जब हो गया टेस्ट में पास तो इसको इधर लेके आना है, ठीक है। जब इधर लेके आएंगे तो फिर ये कैलकुलेशन पहले से हुई पड़ी है जो हमें चाहिए थी। तो इस तरह से वर्किंग का फॉर्मेट बना लिया कि दोनों शिकार एक ही तीर से हो गए। इधर से हमने जो है वो टेस्ट लगा के इसको देखा डाइल्यूटिव है, साथ में ही वो फिगर्स भी निकल आए जिन्होंने अगर डाइल्यूटिव है तो बेसिक में ऐड होकर, यानी न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ने ऐड होना था, डिनोमिनेटर ने। तो देसी तरीका क्या है, फ्रैक्शन में ऐड कर दें, लेकिन हम तो वलैती तरीके से चलते हैं जी। न्यूमरेटर में 4200 ऐड करो, डिनोमिनेटर में 20,000 ऐड करो। अब इसका टोटल करना है आपने 10,000, और इसका भी टोटल करना है आपने, और अब इसको डिवाइड करें इससे, देखा 1.49 हो गया ना, 1.5 कर लो, एक ही बात है। तो ये आपकी क्या आ गई, डाइल्यूटेड ईपीएस। ये क्या होगी, डाइल्यूटेड ईपीएस। यहां पे आप लिख देंगे, जिस स्टेज पर ये आ जाए यहां पे आपने लिख देना ये हमारी डाइल्यूटेड ईपीएस, ठीक है। बड़ा नाजुक काम है इसलिए बड़ा स्लो करा रहा हूँ, एक्स्ट्रा क्लास में भी बुला के आराम आराम से, जल्दी नहीं करनी हमने, ठीक है। ज़्यादा जल्दी कहूँगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा, मैं नहीं चाहता ये आज ख़त्म हो। मेरे अपने मसाइल हैं, ठीक है, दिहाड़ियाँ लगानी है पूरी, है ना, है ना जी। चलो जी 8B कर दो, फिर 8B कर दो। 8C तो अभी सिखाया नहीं है ना, 8C कोशिश करेंगे यहाँ पे करके पूरा कर दें, पता नहीं होता है या नहीं, गुजारा करेंगे। ले आए जी इधर 8B। चलो जल्दी करो, कितने बच्चों ने वैसे मौका मिला था कर लिया था, चलें फिर बाकी भी जल्दी से करें, फिर 1 मिनट बहुत है, सवाल तो सेम ही है, वही सब काम। क्या फेस वैल्यू, बस आपको कोई नहीं पता इसका मार्केट प्राइस क्या होती है, प्रीमियम डिस्काउंट क्या होता है, ये है ही नहीं अभी। वो आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में जाके पढ़ लेना, FR2 में IFRS 9 पढ़ना है। फेस वैल्यू जो मुंह पे लिखा हुआ है, मार्केट प्राइस कहते हैं आपका ट्रेड किस पे हो रहा है। इशू प्राइस उसके अलावा हो सकती है, यानी कि आपने इशू किया तो हो सकता है प्रीमियम पे किया हो, डिस्काउंट पे किया हो, ये एक अलग दुनिया है बेटा। हाँ, IFRS 9 की दुनिया है, बड़ा आसान, लेकिन सिलेबस में नहीं है ना, क्या करें हम, FR2 में जाके पढ़ना। हाँ जी, डिस्काउंटेड शेयर वो देखे तो थे, उसमें आ गए थे, कैश फ्लो के सवाल के अंदर आए थे। इसमें नहीं कर रहे, करना हो तो क्या मसला है, डिस्काउंट पे शेयर इशू कर दो, कोई मसला नहीं। शेयर कैपिटल, नंबर ऑफ शेयर्स तो बेटा वही रहने ना, यहाँ पे तो क्वांटिटी से खेल रहे हैं, तो उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। उसकी एंट्री हम क्या करते हैं, डिस्काउंट की इक्विटी डेबिट करते हैं, इक्विटी में रिटेन्ड अर्निंग्स समझो डेबिट कर दिया, और शेयर कैपिटल को आपने कैश को आपने क्रेडिट कर दिया, सॉरी शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दिया, बाकी कैश कुछ कम आया। अब शेयर कैपिटल तो फेस वैल्यू से क्रेडिट होना है ना, तो इसलिए लड़ाई है ही कोई नहीं, ठीक है। जी हो गया होगा, करें जी बच्चों। बेसिक ईपीएस बेसिक ईपीएस
रुपीस कितना है जी पैट? 100,000 ही है। और नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स, क्योंकि इसमें मसला ही कोई नहीं, ये सीखा हुआ है आपने, इस पे लड़ाई नहीं चल रही इस वक्त। ठीक है जी, आंसर क्या आ गया? वही ₹2। ठीक है जी, पर शेयर। उसके बाद आपने डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने चलना है, तो उसका भी स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगा? यानी अगर वो आपसे सिर्फ बेसिक ईपीएस भी पूछ ले भाई, तो सिर्फ डाइल्यूटेड भी पूछ ले, बेसिक फिर भी निकालनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी डाइल्यूटेड ईपीएस का स्टार्टिंग पॉइंट ही बेसिक ईपीएस। ठीक है जी, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर लगा रहे थे कि ये तो लाजमी काम है, अगला काम कभी पूछता कभी नहीं पूछता जी। तो बेसिक ईपीएस निकालनी है, इसमें आपने न्यूमरेटर लेना है, डिनोमिनेटर लेना है, और टर्मिनेटर निकल आएगा। ठीक है, तो बेसिक ईपीएस लिख लो यहाँ पर 100,000, 50,000 और 2। अब अगला काम करना है आपने, तो वर्किंग करेंगे आप। ठीक है जी, वर्किंग बराबर ही रखें वर्किंग को, वर्किंग 1, नाम शाम इधर लिख लेंगे जी। चेंज इन न्यूमरेटर निकाल लेंगे यहाँ पर, चेंज इन डिनोमिनेटर निकाल लेंगे, और इंक्रीमेंटल ईपीएस निकाल लेंगे। ठीक है, ये जनाब आपकी वर्किंग 1 आ गई। अब सवाल को भी पढ़ लें, कन्वर्जन देखें, बेसिक निकल आई, आगे देखें। इन्होंने क्या किया हुआ है जी? 1000 कन्वर्टेबल शेयर्स। अगेन इन्होंने क्या दिया हुआ है? 1000 अगेन क्या है? शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हैं। कौन से वाले? कहीं लिखा हुआ है कन्वर्टेबल हैं, तो वो इररिडीमेबल। अच्छा, हो सकते हैं इररिडीमेबल, लेकिन नॉर्मली वो करते नहीं हैं लोग कन्वर्ट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी इक्विटी में ही पड़े होते हैं। बस उनमें फ़र्क ये होता है कि उनमें आपको वोटिंग राइट्स नहीं मिल रहे होते। तो हो सकता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी विद कन्वर्जन ऑप्शन इशू किए गए हों। सवाल खामोश हो तो जो मर्जी अज्यूम कर लेना। ये मैंने ICAF से 2 साल पहले पूछा था, उन्होंने अपनी एग्जांपल्स में ना, जो ये एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखी जो आज करवानी, जो पहले बेसिक की नहीं थी सारी, 3 4 5 छोटी छोटी एग्जांपल्स, नहीं याद? कल मेरे ख्याल में की हैं। ऐसे ही डाइल्यूटेड की छोटी छोटी एग्जांपल्स भी करनी है हमने। तो उनमें सिर्फ प्रेफरेंस शेयर्स लिख के कभी इरिडीमेबल दो, कभी रिडीमेबल लिया हुआ था ICAF ने। तो फिर मैंने ईमेल की, मैंने कहा यार कोई एक बता दो। मैंने कहा बच्चा अजम्पशन लेके जो कर दे, लिख दे, खामोश हो ना सवाल तो लिख दे, तो दोनों का ही ट्रीटमेंट सही है। ठीक है, फिर मैंने ना सब में एक जैसा ही कर दिया था, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो। तो सवाल बताएगा, ठीक है, और अगर सवाल नहीं बताएगा तो आपने इसको रिडीमेबल अज्यूम कर लेना। आसानी मुझे इसमें लग रही है। ठीक है, ओके। तो अभी बताऊंगा क्यों, क्योंकि अभी छोटी एग्जांपल्स में जाएंगे ना, तो वहाँ पे इररिडीमेबल होगा। तो इररिडीमेबल का मसला ये है कि बेसिक निकालते हुए आप माइनस कर रहे होते हो, और फिर डाइल्यूटेड निकालते हो उसको, फिर तो बड़ा मसला अजीब सा लगता है। लेकिन अच्छा है, फिलहाल मेरी तरफ से मशवरा है, सवाल खामोश हो तो क्या अज्यूम कर लेना? रिडीमेबल। इन केस ऑफ साइलेंस कुछ भी कर सकते हो, जो भी करना है उसको नोट में लिखो, पूरे नंबर मिलेंगे अगर सवाल चुप है तो। ओके, हाँ, ऐसे ना चुप हो कि उसने लिखा हो प्रेफरेंस शेयर्स और ऊपर हेडिंग दी हो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी, जैसे वो HDL वाले सवाल में था, शेयर होल्डर्स इक्विटी इंक्लूड प्रेफरेंस शेयर्स। तो कोई इक्विटी में पड़ा है तो फिर सवाल खामोश है, मैं प्रेफरेंस शेयर को नहीं, वो खामोश नहीं है। खामोशी ये है कि 200 कन्वर्टेबल शेयर्स हैं, और बस ये कन्वर्टेबल इनटू इतने शेयर्स हैं। 200 कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ये कन्वर्टेबल हैं इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स।
अब कौन से प्रेफरेंस शेयर्स हैं यार, रिडीमेबल के रिडीमेबल, तो जो मर्जी अज्यूम कर लो, नोट डाल देना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे, नहीं काटेंगे, आके अपनी ईमेल की थी काट लेंगे ना, तो फिर मुझे बताना, मैं वो ईमेल दिखाऊंगा उनको। नहीं काट सकते, काट ही नहीं सकते, ठीक है, नहीं काट सकते, है भी ऐसे ही, ठीक है। लेकिन आप इस टेंशन से ही निकल आए। आपने क्या करना है, जहां पे खामोश हो वहां पे रिडीमेबल अज्यूम कर ले। इसका फायदा ये है, रिडीमेबल वाला जो होता है ना जी, उसकी टेंशन कोई नहीं आपको, वो बेसिक निकालते हुए आपने यूज नहीं करना होता, ठीक है ना। इसीलिए तो मैंने पहले ही आपको बेसिक ईपीएस निकाल के आगे चला दिया था, ठीक है, क्योंकि खामोशी केस में हमने ये अज्यूम करना है। ओके, डन। अच्छा, अब जी ये प्रेफरेंस शेयर्स हैं जो कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, ठीक है। अब अगर ये कन्वर्ट हो गए तो वो कहता है हर प्रेफरेंस शेयर, ईच प्रेफरेंस शेयर 25 ऑर्डिनरी शेयर्स में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब 1000 है तो 1000 इंटू 25, क्वांटिटी तो बहुत आसान है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आपको सेविंग मिलनी है। जब सेविंग कैलकुलेट करोगे तो 1000 को पहले मल्टीप्लाई करोगे ₹100 फेस वैल्यू से, यहां से निकलेगा आपके पास वो अमाउंट ऑफ लोन जो आपने किसी से ले रखा है, उस पर फिर इंटरेस्ट रेट लगाना है, ठीक है। बेटा इसको इंटरेस्ट ही क्लासिफाई किया था ना, प्रेफरेंस शेयर्स तो रिडीमेबल अज्यूम किया ना मैंने, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट है, नहीं तो मैं दिखा देता हूँ, वो वैसे तो है, पहला क्वेश्चन पीछे ही, थोड़ा सा पीछे है, ठीक है, इतना दूर नहीं है। रिडीमेबल वालों का डिविडेंड, नाम का ही डिविडेंड, मैंने कहा था डिविडेंड नहीं है, ये तो इक्विटी नहीं है, ठीक है, ये डेट है। तो यहां पे हमने आकर लिखा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है जी। अब चेंज इन न्यूमिरेटर जरा मुश्किल निकल रहा है, चलो कोई बात नहीं, पहले उसी को निकाल लेते हैं जी। कितने शेयर्स हैं और हर शेयर की फेस वैल्यू। अब यहां से आपके पास क्या आ गया, अगेन रुपीज में अमाउंट आ गई। अब इस पे आपने लगाया 5%, ठीक है जी, और उसको फिर आपने किया 70%, और ये आपने गलत किया। आपको मैंने कल बताया था एक छोटा सा फर्क है जिस वजह से मैं अब ये वैसे आपको याद थोड़ी होना था, गलत किया ना तो अब बता रहा हूँ। वैसे मैंने कल आपको थोड़ा सा अंदिया दिया था कि हालांकि बॉन्ड, लोन नोट, डिवेंचर, टर्म फाइनेंस सर्टिफिकेट ये भी वैसा ही है जैसा प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल वाले हैं, लेकिन किसी वजह से मैंने कहा था कि मैं इनको 2 की बजाय 3 कैटेगरीज बना रहा हूँ। ये देखो, ये मैंने लिखा था, कन्वर्टेबल बॉन्ड, डिवेंचर, टीएफसी, लोन नोट्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है जी, और शेयर ऑप्शन या शेयर वारंट्स। तो ये भी तो ऐसा ही है, फिर अलग क्यों रखा? इसके अंदर एक छोटा सा ये मसला आ सकता है, मसला नहीं, एहतियात है। वो एहतियात क्या है, देखें बेटा, अब ये ना फाइनल लेवल की बात है वैसे, बाय द वे, वहां पे जाके आप सही से पढ़ेंगे इसको फाइनल्स में जब जाएंगे। यहां पर तो सिर्फ मैं आपको ये बता सकता हूं जो बता रहा हूं, ठीक है, कि प्रेफरेंस डिविडेंड जो होता है ना जी, प्रेफरेंस डिविडेंड, इंटरेस्ट, लेकिन नाम तो प्रेफरेंस डिविडेंड है ना। प्रेफरेंस डिविडेंड बाय डिफॉल्ट एक अलाउएबल टैक्स डिडक्शन ही नहीं है। ये मैं अभी लिखवा देता हूं, इससे ज्यादा मैं बता नहीं सकता आपको क्योंकि ये आपके स्कोप से बहुत बाहर की चीज है। बहरहाल प्रेफरेंस डिविडेंड बाय डिफॉल्ट अलाउएबल टैक्स डिडक्शन नहीं है, इसलिए जब तक ये जुमला खुद लिख ना दे कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन अलाउएबल टैक्स डिडक्शन, आपने इस प्रेफरेंस डिविडेंड को, किसके प्रेफरेंस डिविडेंड को, प्रेफरेंस ये रिडीमेबल वाले प्रेफरेंस डिविडेंड को आपने कभी भी नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, ठीक है, और सही है, अनलेस के वो खुद कह ना दे। अब ये एक छोटी सी एहतियात है, कुछ कर नहीं सकता मैं इसको, जहां पे आपने लिखा हुआ था ना, इसको यहीं जहां लिखा था 70%, इसको ऐसे ही कांटा लगाएं, इसको कांटा लगाकर यहां पर एक स्टार लगाएं और एक स्टार लगाकर यहां पर उसूल लिखें, ठीक है। यहां से लिखता हूं, यहां से उर्दू में, के प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड बाय डिफॉल्ट एक अलाउएबल टैक्स डिडक्शन नहीं है। एक अलाउएबल, देखो ना, अगर कोई चीज टैक्स के लिए अलाउड डिडक्शन है तो उसी से ही आपका जो है वो मतलब प्रॉफिट बढ़ेगा और फिर टैक्स बढ़ेगा, यानी को इंटरेस्ट को पहले वो अलाउ कर रहे थे एज अ डिडक्शन टैक्स वाले, तो वो कैफ 2 तो पढ़ लिया ना।
आपके पैट तक आते आते इंटरेस्ट माइनस हुआ पड़ा है, ठीक है। कैफ 2 जिन्होंने नहीं पढ़ा वो हाथ खड़ा करें। चलो कोई गल नहीं, तुसी फिर रहन देना, तुसी सिर्फ रट्टा ला लेना, कभी तो पढ़ ही लोगे ना, ठीक है। देखो आपका जो यहाँ तक आते आते जो पीबीटी होता है ना, पीबीटी जिसको अकाउंटिंग प्रॉफिट कहते हैं, ठीक है, इस अकाउंटिंग प्रॉफिट तक आते आते आपका ये इंटरेस्ट या डिविडेंड जो भी को माइनस हो चुका होता है, अकाउंटिंग प्रॉफिट। ये मैंने आपको बताया था, यहाँ पर क्या लेस हुआ पड़ा होता है, लेस हुआ पड़ा होता है प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है जी। सही है, कितना है वैसे हमारा, वैसे आंसर कितना आता है 5000, ये यहाँ पे माइनस हुआ पड़ा है, मैं अगर अपने सवाल की बात करूँ, ठीक है। यहाँ तक आते आते ये प्रॉफिट कितना आया हुआ है 1 लाख, ये हमारा सवाल है, मैंने एक्स टैक्स बना दी, ठीक है। अब ये अकाउंटिंग प्रॉफिट टैक्स वाले नहीं मानते, टैक्स वालों के अपने असूल होते हैं, उनके डेफिशन रेट अपने होते हैं, उनके वो किसी चीज़ को एक्सपेंस कह रहे हैं, एक्रूवल की बेस हम चलते हैं, वो कैश बेस पे चल रहे हैं, वो अजीब ही उनकी अपनी वो प्रोविजंस को मानते नहीं हैं। अब लड़ाई पड़ी हुई है, तो इसलिए इस प्रॉफिट पे कभी भी टैक्स वाले टैक्स रेट लगाकर टैक्स नहीं लेते। आपकी ये खाम ख्याली है, अगर आपने नहीं अभी तक आपको पता लगा तो कैफ 2 में पता लग ही जाएगा। आईएस 12 का पूरा स्टैंडर्ड पढ़ना है आपने, करंट और डेफर्ड टैक्स। तो वो जो करंट टैक्स आप कैफ 2 में निकालते आए हैं ना टैक्स में, वो आप एफएआर 2 में दोबारा जाके कैफ 5 में दोबारा जाके वो निकालेंगे, वो निकाल के उससे आगे चलते हैं फिर डेफर्ड टैक्स आईएस 12। बहरहाल आपने एक वर्किंग की होगी जिसमें आपने करंट टैक्स निकाला होगा। करंट टैक्स की कैलकुलेशन के अंदर आप अकाउंटिंग प्रॉफिट पकड़ते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1 लाख, और फिर टैक्स वाले जिस जिस चीज के ऊपर एतराज करते हैं वो चीज रिवर्स कर दी जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे टैक्स वाले ने कहा ना जी ना, हम इस प्रेफरेंस डिविडेंड को एक्सपेंस ही नहीं मानते, तो इसका मतलब वो आपको क्या करवाएंगे फिर इसमें ऐड। तो जब ऐड हो जाएगा तो टैक्सेबल प्रॉफिट तक आते आते इसका तो असर ही निकल गया, यानी कि ये तो कोई सेविंग नहीं मिली आपको। जैसे आपने इसको अगर ऐड कर दिया 5000 को, तो आपका टैक्सेबल प्रॉफिट क्या आया, इस पे टैक्स लगाएंगे, इसका मतलब उन्होंने इसको माफ ही नहीं किया। माफ करते तो जब माफ ही नहीं किया तो फिर वो कौन सी सेविंग है आपकी जो यहां पर आप लें। तो बहरहाल बात जितनी लंबी करते जाएं बात लंबी ही होती जाएगी, फायदा कोई नहीं है। सादा बात जो असूल लिख रहा था ना, सिर्फ उसको लेकर चलो, ठीक है। एक अलाउएबल टैक्स रिडक्शन अगर है, बाय डिफॉल्ट नहीं है, अगर है तो सवाल साहब हमें बताओ कि प्रेफरेंस डिविडेंड अलाउएबल टैक्स रिडक्शन है या नहीं है। अगर वो कहता है अलाउएबल टैक्स रिडक्शन है तो फिर आपने इसको नेट ऑफ टैक्स करना है, नहीं तो नहीं। ये सारी कहानी का कोई फायदा नहीं है, आपको सिर्फ इतनी सी लाइन आपको याद रखनी, क्योंकि ये आपके स्कोप से बहुत, ये असल में तो फाइनल में जाके आपको अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। तो ये फाइनल में तो जाना ही है ना इंशाल्लाह। तो ये छोटी सी बात मैं लिखने लगा था, यही मैं लिख रहा हूं कि प्रेफरेंस डिविडेंड बाय डिफॉल्ट एक अलाउएबल टैक्स डिडक्शन नहीं है, ठीक है जी। इसलिए जब तक सवाल खुद कह ना दे कि ये अलाउएबल है, अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, तब तक आपने इसे नेट ऑफ टैक्स नहीं करना। नेट ऑफ टैक्स नहीं, कहाँ लिखूं नेट ऑफ टैक्स, जरा साइड पे ही भाई, नेट ऑफ टैक्स नहीं करना, ठीक है जी, नहीं करना, ओके। अब मेरे सवाल में देखो कहीं पे लिखा हुआ था कि ये अलाउएबल टैक्स डिडक्शन है, तो जब नहीं लिखा हुआ था तो फिर मैं खुद से नहीं ये काम कर सकता, फिर मैंने इसको क्या करना है लिख के इसलिए काटा ताकि आपको सारी जिंदगी अब ये बात याद रहे। आपको पहले करने भी इसीलिए दिया, ठीक है बेटा, और सही है। ये क्या था, एंटी डाइल्यूटिव लिखा था यहाँ पे, डाइल्यूटिव लिखा था, अच्छा पिछला मैं पढ़ा नहीं ना, वो बाकी दूसरा मैंने ज़बानी बताया इसका मतलब, वो फिर जिस सवाल में आएगा ना उसमें लिखेंगे एंटी डाइल्यूटिव, ठीक है। ये क्या है जी, डाइल्यूटिव इंस्ट्रूमेंट। अच्छा चले लें जी, ये बात समझ आ गई। तो इसलिए आपने इसको 70% नहीं करना। आज के बाद याद रखिएगा, सवाल में वो जब तक ये लाइन ना लिख दे, ये सवाल में सिर्फ ये लिखा होता ना कि प्रेफरेंस डिविडेंड इज एन अलाउएबल टैक्स डिडक्शन, तो फिर हम इसको नेट ऑफ टैक्स करते,
क्योंकि ये फ़ायदा हमें मिलना था, इससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़ना था और फिर उसको टैक्स भी निकलना था, तो वो सारा कुछ कर लेते। ठीक है जी, बोले 5000 पूरा ही आ गया। अब चेंज इन डिनोमिनेटर क्या है जी, शेयर्स कन्वर्ट होके शेयर्स में बनना है इसने, शेयर्स ने, ये इसलिए मैंने अलग लिखा, थोड़ा सा फर्क है बस। ठीक है, ये रूल ज़हन में रखना पड़ता है। ये जी, अब ईच प्रेफरेंस शेयर इज कन्वर्टेबल इनटू 25, तो कितने शेयर्स हैं प्रेफरेंस शेयर, 1000 हैं, और हर शेयर जी आंसर 25,000। इंक्रीमेंटल ईपीएस निकालो 0.2। अब ये क्या है, 2 से कम है ना, अगर ये 2 से कम है तो ये इंस्ट्रूमेंट भी हमारा क्या है, डाइल्यूटिव। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारी ईपीएस, बेसिक ईपीएस को कम करने का बायस बनेगा, डाइल्यूट करेगा। तो फिर हमने यहाँ पे जाकर लिखा इसको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है जी, पूरा नहीं लिखा। न्यूमरेटर में न्यूमरेटर ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर दो, टोटल करो, टोटल करो। ठीक है जी, तो 1.4, तो ये आपका क्या आ गया जी, डाइल्यूटेड ईपीएस। डन हो गया। कुछ समझ आना शुरू हुआ है तो फिर नया कट्टा खोलते हैं, अगर समझ आने लग गया। जी भाई, अगर आपसे किसी ने कहा हो कि तुम मुझे 100 रुपये का लोन दोगे तो मैं तुम्हें एक पर्चा पकड़ाऊंगा जिसका नाम है प्रेफरेंस शेयर का पर्चा, तो अगर आपने 1000 पर्चे लोगों को पकड़ाए हैं तो आपने कितना पैसा पकड़ा हुआ है लोगों से, हर एक पर्चे के अगेंस्ट 100, तो टोटल कितना पैसा पकड़ा हुआ है, 1000 इंटू 100 1 लाख। तो लोन के ऊपर जब इंटरेस्ट देना है तो इस 1000 पे लगाना है या 100 पे लगाना है, ना 1000 पे ना 100 पे, 1000 इंटू 100 1 लाख रुपए का लोन है इस पे, ये है 1000 इंटू 100। ये वैसे दूसरी बारी गल हुई सी, पिछले सवाल से होगी, कोई बात नहीं, समझ आ गई। कोई मसला है, मसला क्या, वो ड्यूरिंग द ईयर कर लेंगे बेटा, ना तो डेफर्ड टैक्स की क्लास हो रही है, ठीक है, और ना ही ये एक्सपोर्ट होनी है तुम्हारी, ठीक है। ये इंशाल्लाह FAR 2 में आपके जवाबात दिए जाएंगे। ओके, डेफर्ड टैक्स पे पहुंच गया। मैं कह रहा करंट टैक्स वाली गल ना लिखो, मैंने सिर्फ ये कहा कि डेफर्ड टैक्स आएगा, FAR 2 में आएगा, उसमें आप करंट टैक्स पहले निकालोगे, CAF 2 वाला, वो भी मैंने नहीं पढ़ाया, तो मैंने FAR 2 में CAF 2 वाला दोबारा पढ़ाना है, लेकिन सवाल में मजबूरी होगी, मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर मैंने IAS 12 शुरू करना है CAF 2 में। CAF 1 में तो इसका नाम भी लेना जायज़ नहीं आप लोगों के लिए, मेरी खैर है, ठीक है। इसीलिए बेटा आपके सवालों में अक्सर लिखा हुआ होता है इग्नोर टैक्स। ये जो आपने रिवैल्यूएशन किया है, आगे चल के इसमें भी 2 कॉलम और ऐड होने हैं, सिर्फ एक लाइन लिखी होगी टैक्स रेट इज इतने %, लग पते जाएंगे आपको, 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं सिर्फ वो सीखते सीखते FAR 2 में। चलो आओ आगे। अच्छा यार, एक चीज़ होती है जिसको मैंने कहा था, कहते हैं शेयर ऑप्शंस, ऐसा ही है। एक एग्जांपल बनाएं ज़रा, छोटी सी एग्जांपल बनाते हैं, छोड़ो पर सवालों को छोड़ो पर, ये छोटी एग्जांपल जो सही समझाती है ना, असल में ये भी एग्जांपल्स ही हैं, ये जो आपको 8 ABC नज़र आ रहे हैं ना, सवाल ओरिजिनली सिर्फ 8 ही था, फिर वो किसी क्लास में कहा अच्छा चलो ये ज़रा लिखो, ज़रा ये लिखो, ज़रा ये लिखो, फिर वो लिखते लिखते वो बन गए, ठीक है। अब वो फिर कम पड़ जाते हैं कभी कभी, फिर ये लिखो, तो ये लिखो। तो एक एग्जांपल है जी, आ कंपनी हैज इशूड $4,000 शेयर ऑप्शंस एट ₹20 पर शेयर। इसका मतलब ये होता है कि शेयर हम आपको देंगे, शेयर ऑप्शन क्या है कि आपको 20 रुपए का एक शेयर देंगे, जब कभी देंगे,
ऑप्शंस के अपने पैसे अलग से लेते हैं, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। 4000 शेयर ऑप्शंस बेचने के इन्होंने अलग पैसे लिए होंगे। मिसाल के तौर पे इन्होंने टोटल कोई 500 रुपये लेकर हर बंदे को ये ऑप्शंस दिए हों, तो ये 500 रुपये इन्होंने ले लिए, जेब में डाल लिया और सिर्फ क्या दिया अगले को, राइट टू परचेज द शेयर फ्यूचर डेट पे किसी एक प्राइस के ऊपर। अब ये नफ़ा भी दे सकता है। आपने अगर ये ऑप्शन ले रखे हैं, ये आपको जब कन्वर्ट होने हैं, जब इसने एक्सरसाइज होना है या जब आपने एक्सरसाइज करना है, तो ये आपको नफ़ा भी दे सकता है, नुकसान भी दे सकता है। ये 500 तो आपका खर्च हो गया, ये 500 आपका शेयर ऑप्शन खरीदने की प्राइस थी, इसलिए इसको साइड पे कर दो फिलहाल, ठीक है। अब मामला क्या है, आपने ऑप्शन दिया है, होल्डर ऑफ इस इंस्ट्रूमेंट को ऑप्शन दिया है कि आपको हम 20 रुपये का एक शेयर इशू करेंगे, जब कभी भी करेंगे, ठीक है, जो डेट उस पर लिखी होगी, जो भी आपने ऑप्शन दिया, ठीक है। अब इस साल कोई भी आपने ऑप्शन इशू नहीं किया, मतलब कोई भी ऑप्शन जो है वो रिडीम करके शेयर इशू नहीं किए, क्योंकि अगर शेयर इशू हो गए होते, ऑप्शन खत्म हो गया होता, तो ये कन्वर्टेबल तो ना होता, ये तो कन्वर्ट हो गया होता, ऑप्शन फाड़ के अगर उन्होंने डस्टबिन फेंक देते तो आपको उसके बदले में क्या दे दिए होते, शेयर। तो वो तो फिर वो तो बेसिक ईपीएस कैलकुलेशन में आ गए होते। जो शेयर्स इशू हो जाते हैं वो तो बेसिक ईपीएस में आते हैं, वो तो डायल्यूटिव वाली बात ही नहीं है, ठीक है। अब 20 रुपये पर शेयर पर आपने इनको ऑप्शन दिया था और मार्केट प्राइस इस साल के अंदर एवरेज होगी, मैं एवरेज मार्केट प्राइस दे रहा हूँ कि जी मार्केट प्राइस, एवरेज भी लिख ही देता हूँ, पूरे साल में जो मार्केट प्राइस हमारी रही, एवरेज मार्केट प्राइस पर शेयर वॉज ₹25, ठीक है जी। तो ऐसे लिखो, एवरेज मार्केट प्राइस इज ₹25 पर शेयर। अब मुझे बताओ, अगर आज खड़े होकर मैंने इसको कहना है कि जी ये भी अगर कन्वर्ट हो जाएं तो ये कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे, नॉर्मली वो लिख देता है कि ये शेयर ऑप्शन कितने शेयर्स को ख़रीदने का है, लेकिन ना लिखे तो सिंपल सादा नॉर्मल अजम्पशन क्या है, एक शेयर ऑप्शन पकड़ाएंगे तो एक शेयर मिल जाएगा, नॉर्मली ऐसा ही होता है, ठीक है, अनलेस उन्होंने ऊपर कुछ और लिख दिया हो, सादा बात। तो मतलब 4000 शेयर ऑप्शंस हैं, मतलब आप 4000 शेयर्स खरीद सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर भी ना जनाब, पहले मैं आपको लॉजिक दूंगा, फिर मैं आपको जुगाड़ दूंगा। लॉजिक इसलिए ज़रूरी है कि कॉन्सेप्चुअली बात क्लियर होनी चाहिए, और जुगाड़ इसलिए ज़रूरी है कि पर्चे में लॉजिक सोचने का टाइम नहीं होता और परेशानी में, टेंशन में गलतियाँ भी हो जाती हैं। तो लॉजिक सीखो किसी और को ज़िंदगी में सिखाने के लिए, खुद भी सीख लो, लेकिन फिर पर्चा पास करने के लिए उस लॉजिक को साइड पर रख देना। वो इसलिए है कि कहीं फंस जाओ, कॉन्सेप्चुअली बात का पता हो, लेकिन तेज़ी से काम करने के लिए फिर जुगाड़ होगा हमारा, ठीक है। अब मैं पहले आपको लॉजिकली बात समझाता हूँ कि शेयर आपने इशू किए, मतलब इशू अगर करें, शेयर अगर इशू करें तो आप कितने शेयर इशू करेंगे, मतलब अभी इशू तो नहीं ना हुए, अभी तो शेयर ऑप्शंस हैं ना, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ ये कन्वर्टेबल इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स हैं। कन्वर्ट हुए तो नहीं है, कन्वर्ट हो गए तो फिर ये तो शेयर्स बन गए होते, ये कन्वर्टेबल तो ना होते, तो ये बेसिक ईपीएस में आ गए होते। वेटेड एवरेज निकालते हुए आपने वहाँ पर इनको ले लिया होता जिस दिन इशू है उस दिन से ऑनवर्ड्स, पर ये अभी शेयर ऑप्शन ही हैं, ये अभी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हुए। इसलिए अब हम कह रहे हैं अगर ये शेयर्स में कन्वर्ट हों तो शेयर्स कितने इशू होंगे, कितने शेयर्स इशू होंगे, 4000, ठीक है। तो 4000 शेयर्स आप इशू करें तो हर एक शेयर आप कितने पर इशू करेंगे, क्योंकि आपने उनको क्या कहा हुआ है, 20 रुपये का एक शेयर देंगे। बताओ जी कितना, ₹80,000 इज इक्वल टू ₹80,000, ये 80,000 रुपये आपको आएंगे। अब हमें इससे क्या मसला है यार, हमें इनसे क्या मसला है, देखो भाई, देखो मेरी बात सुनो, जो शेयर्स कन्वर्ट होकर पैसे ले आए वो तो हमारी ईपीएस को नहीं काम करते, यही तो हम सीख कर आए। ये जितने भी कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ना, ये कन्वर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स ने अब कैश दोबारा नहीं लाना होता। जैसे ये मैंने लिखा था ये कि जब इशूअर ऑफ डिबेंचर ने कैश रिसीव किया तो उसने एंट्री पास की, कैश डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, लेकिन जब कल को उसने ये लायबिलिटी को कन्वर्ट कर दिया शेयर में तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री क्या होगी बोलो, लायबिलिटी ख़त्म होकर डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। मुझे बताओ
इस कन्वर्जन में शेयर कैपिटल बढ़ गया, यानी इस वजह से नंबर ये डिवाइड बाय 10 फेस वैल्यू से डिवाइड कर दो, बात वही, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए। अब नंबर ऑफ शेयर्स तो बढ़े हैं लेकिन उसके अगेंस्ट कैश तो नहीं आया, तो अर्निंग्स का बूस्ट एक्सपेक्टेड तो नहीं है ना, ये डिनोमिनेटर के अंदर जो हम ले रहे होते हैं। तो सिर्फ हमें मसला किससे है, मसला हमें किससे है, जो पैसे नहीं आएंगे और शेयर्स आ जाएंगे, क्योंकि जो फ्यूचर में पैसे आएंगे और साथ में शेयर्स आएंगे तो वो तो भाई आते रहेंगे, तो पैसों का आना तो अर्निंग्स को बढ़ाएगा भी सही। तो बुरी पिक्चर में वो शेयर्स तो नहीं दिखाते जो पैसे लेकर आएंगे, पैसे आएंगे, ज्यादा पैसे आएंगे, ज्यादा प्रॉफिट्स आएंगे, ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा ना, ज्यादा अगले शेयर्स पैसों से इशू करेंगे अगले सालों में, तो वो तो ईपीएस को डाइल्यूट नहीं करेंगे। अगर वो ईपीएस कम हो रही है तो आपकी अपनी नालायकी और नाअहली है, सादा बात, ठीक है। तो हमें डाइल्यूटिव ईपीएस जो निकालनी होती है, आज खड़े होकर हम क्या कहते हैं कि अब बुरी से बुरी पिक्चर ये है कि कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जो कन्वर्ट होकर शेयर्स बन जाएंगे, उनके अगेंस्ट 1 रुपया नहीं आना। तो वही तो थे, प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए हुए हैं, डिबेंचर्स बॉन्ड इशू किए हैं, तो जब इशू किए थे तो उस वक्त आपने कैश रिसीव कर लिया था। विद कन्वर्जन ऑप्शन का मतलब क्या है, जिस दिन कन्वर्ट करके इनको या पैसे देने हैं तो एंट्री क्या करोगे, लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। पैसे दे दो, अगर कन्वर्ट ना करो तो क्या एंट्री करते हो, लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी पे करने, लोन पे करने की एंट्री, लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अगर इनको कन्वर्ट कर दो ऑर्डिनरी शेयर्स में तो एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी खत्म और शेयर कैपिटल क्रेडिट। अब शेयर्स बढ़ गए, शेयर्स बढ़े, कोई पैसा आना है इनके अगेंस्ट, तो ये डाइल्यूट करेंगे। ये क्या करेंगे, डाइल्यूट करेंगे। ये बात समझ आई, ये बात समझ आई। अब मुझे बताओ, ये जो शेयर ऑप्शन है, ये जो शेयर ऑप्शन है, कितने गया मेरा शेयर ऑप्शन, ये रहा। ये जो शेयर ऑप्शन है, इस शेयर ऑप्शन ने जब कन्वर्ट होना है शेयर्स में, तो ये 80,000 रुपए तो आ नहीं जाने। अब बोलो, तो इसका मतलब ये पैसे से तो फ्यूचर में अर्निंग्स में बूस्ट एक्सपेक्टेड है। इसमें भी राइट इशू की तरह से थोड़ा सा ना बोनस एलिमेंट होता है। गौर करो कितना है वो, गौर करो कितना है वो, 25 वाला शेयर 20 में समझो आप दे रहे हो, तो बोनस एलिमेंट कितना है, 5, ठीक है ना। अब ये क्या बात हुई, आप क्यों ऐसा करते हैं, आपने क्यों ऐसा किया होगा। भाईजान आज खड़े होके साल 2 साल के बाद आपके शेयर्स खरीदने के वादे पर आपको कौन 500 रुपया पकड़ाता है, कोई फायदा दिखाओगे तो तभी है ना, ठीक है। तो आप कहोगे यार देखो आजकल भी ये देख लो, एवरेज प्राइस इस साल भी 25 रही है और हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मेहनती कंपनी है, हमारे शेयर की प्राइस नीचे नहीं आती, हम आज आपको कहते हैं 500 रुपया दे दो, वैसे ही। और ये आप कागज का टुकड़ा पकड़ लो, ये कागज के टुकड़े में ये ताकत है, कंसीडरेशन क्या दी है उसने, आपने उसको पैसे लेकर, इस कागज के टुकड़े में यह ताकत है कि 2 साल 3 साल जो अरसा आपने लिखा, उसके बाद जब आप आओगे हमारे पास तो आपको हम एक शेयर 20 का देंगे। अब खुद सोचो, हमारा शेयर अगर इस साल 25 का तो 2 साल 3 साल बाद तो हम पता नहीं कहां होंगे। क्या ख्याल है, चाहिए शेयर ऑप्शन, 500 रुपया दो और हमारे 4000 शेयर खरीदने का ऑप्शन अपने पास ले लो, करोगे ये काम, करेगा क्यों नहीं करेगा। अब ये लालच दिया आपने, तो भाई 80,000 रुपए तो आ जाने हैं ना। मसला किससे है आपको, जो 5 रुपए का बोनस दिया है आपने, ये वो बोनस है जिसने आपके फ्यूचर की अर्निंग्स को, जब शेयर मुफ्त वाले शेयर, यानी इसमें भी बोनस एलिमेंट, इसमें भी बोनस एलिमेंट निकालना है, इज ओके। तो फिर उसी तरह से मुझे बताओ कि आपने 80,000 रुपए लिए, तो समझो कि शेयर्स पैसों से, पैसों के शेयर्स इशूड, पैसों के शेयर्स इशूड मतलब पैसों के कितने शेयर्स इशू करेंगे आप पैसों के बदले। तो आपने कहा जी मार्केट प्राइस अगर 25 है ना, तो ये 80,000 रुपया अगर हमने इकट्ठा करना होता, ये 80,000 रुपया अगर हमने इकट्ठा करना होता पैसों के शेयर्स से, 80,000 रुपया इकट्ठा करना, तो कितने शेयर्स इशू करते हैं हम, बताओ जी। 3200 शेयर्स अगर हम मार्केट प्राइस पर शेयर्स इशू, अभी शॉर्टकट आ रहा है, आप कहोगे वास्ता जरूर से ऐड पे करो, लेकिन लॉजिकली समझो, अगर आपने यही 80,000 रुपया आज इकट्ठा करना हो तो आप आज शेयर इशू करो, तो 25 रुपए का एक शेयर इशू करोगे, तो ये 80,000 इशू, ये 80,000 इकट्ठा करने के लिए आपको कितने शेयर इशू करने पड़ेंगे, 3200। लेकिन भाई साहब आपने टोटल शेयर्स इशू कितने करने हैं, ऑप्शन के तहत, ऑप्शन के तहत शेयर्स इशू कितने होंगे, ऑप्शन के तहत कितने करोगे, 4,000। इसका मतलब आपने
80,000 रुपए इकट्ठे करने के लिए शेयर्स कितने इशू कर दिए? 4,000। समझो, कर दिए या कर दोगे? 80,000 रुपए इकट्ठे करने के लिए शेयर्स कितने इशू कर रहे हो? यही शेयर्स आप पैसे मार्केट प्राइस के हिसाब से इकट्ठे करते तो कितने इशू करके आपको मिल जाते ये पैसे? इसका मतलब आपने कितने शेयर्स मुफ्त बांटे हैं? 800 शेयर। है मुफ्त शेयर्स ने, ये मुफ्त शेयर्स हैं, आपने मुफ्त में बांटे मुफ्त में बांटे। जो बांटे आप खेलते थे वो बांटे नहीं है, बंटे नहीं है। ओके, मुफ्त में बांटे कितने शेयर्स? मुफ्त में कितने शेयर्स बांटे? 800। अब ये है वो डिनोमिनेटर का चेंज। यानी अगर आप अज्यूम करें कि आज ये ऑप्शंस कन्वर्ट होकर ऑर्डिनरी शेयर्स बन जाएंगे तो डिनोमिनेटर में क्या चेंज आना है? सिर्फ 800। आप कहोगे सर बाकी 3200? भाई उनके अगेंस्ट पैसे आने हैं। यानी हमने कहा वो डाइल्यूट नहीं करेंगे, वो शेयर्स पैसों वाले हैं, तो पैसा जब बिजनेस में आएगा तो अर्निंग्स को बूस्ट एक्सपेक्टेड है। पैसा जब भी बिजनेस में आता है तो पैसा आएगा तो बिजनेस में वो पैसा यूज होगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, बिजनेस तो ग्रो करेगा। हमें किससे मसला है? जितने भी इंस्ट्रूमेंट मैंने आपको दिखाए हैं कन्वर्टेबल, वो कन्वर्ट होते हैं तो उनके अगेंस्ट कैश नहीं आता, इसीलिए तो वो डाइल्यूटिव है। इसी तरह से ये ऑप्शन भी जब कन्वर्ट होकर ऑर्डिनरी शेयर्स बनेंगे तो हमें सारे ऑप्शन से, सारे शेयर से मसला नहीं है। 80,000 रुपया बिजनेस में आएगा तो बिजनेस कुछ भी नहीं करेगा, तो फिर कौन खरीदेगा भाई शेयर्स इसके? तो पैसे जब बिजनेस में आते हैं तो अर्निंग में बूस्ट एक्सपेक्टेड होता है। लेकिन हमने थोड़ा सा बोनस दिया है उनको। क्या? 25 वाला शेयर समझो 20 में, तो 5 रुपए का जो बोनस है मैंने इसको नंबर ऑफ शेयर्स में कन्वर्ट करके दिखाया आपको। ठीक है, तो 800 शेयर्स आपने क्या किया जी? मुफ्त में बांटे हैं। ठीक है, अब ये तो भाई हो गई ना लंबी कहानी। अब मेरी जबानी एक छोटा सा शॉर्टकट। ठीक है, वो छोटा शॉर्टकट क्या है जी? 4000 ऑप्शंस हैं कि नहीं है? 4000 ऑप्शंस हैं और आपकी मार्केट प्राइस क्या है उससे आप कर दो इसको डिवाइड, और बोनस कितना आपने दिया है? 5, इससे कर दो मल्टीप्लाई, आंसर निकालो। अब मैंने लॉजिकली आपको बता दिया है, अब इसकी आपने जो है ना वो याद कर लेनी है रियाजी। ठीक है, तो 800 शेयर्स हम ऐसे निकालेंगे। ये क्या हुआ? 800 शेयर्स कितना निकाला? हाँ सही, 800 शेयर्स हम ऐसे निकालेंगे ना कि ऐसे। मैं बिल्कुल भी आपको रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप ये करें। पागल आपको हम पागल थोड़ेंगे कि हम ये करें? कहो, हम पागल नहीं है कि हम ये करेंगे, लेकिन हमने सीखा ज़रूर कि असल कहानी क्या है, क्योंकि सीखे बगैर तो रट्टा नहीं ना लगता। ठीक है, लेकिन हमने करना क्या है? हमने करना है ये। ठहर जाओ फोटोग्राफर हो, खलोते जाओ 1 मिनट, मैनू सुर्खी पाउडर ते ला लें दो जी। तो ये एग्जाम्पल्स है जी शेयर ऑप्शन। तो शेयर ऑप्शन से कोई मसला नहीं है, जो पैसे आ रहे हैं उनसे तो डाइल्यूट नहीं होंगी ना फ्यूचर के अंदर अर्निंग्स। ठीक है, डाइल्यूट किससे होंगी? जो शेयर्स मुफ्त में बटेंगे। ठीक है, तो वो आज खड़े होकर हम अज्यूम करेंगे कि ये शेयर्स भी आ गए और इनसे ये अर्निंग्स हमारी अर्निंग पर शेयर क्या हो जाएगी? डाइल्यूट। ठीक है जी, कोई और एग्जांपल करें या सवाल पे अप्लाई करें? सवाल पे करें तो फिर पार्ट 2 शुरू करें।